देखो यार, एक बात तो माननी पड़ेगी कि इस बार का जो इंटरनेशनल ब्रेक है ना, वो एवरेज से काफी ऊपर का एंटरटेनमेंट दे रहा है। चाहे हम बात करें यहाँ पर लियोनेल मेसी के वर्ल्ड कप सेलिब्रेशन की, उसके बाद उसके इमोशनल टच की, फिर वहां पर जो अर्जेंटीना टीम ने एक तरीके से वो एमिलियानो मार्टिनेज द्वारा सेलिब्रेशन करा था। उसके बाद अगर हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें तो वो यहाँ पर शाइन करके मार्टिनेज का एक अच्छा खासा स्टार्ट हुआ डेब्यू। ज़्लातान इब्राहिमोविच ने यहाँ पर एक तरीके से भाई सेकंड डेब्यू कह सकते हो 41 साल की उम्र में। किलियन एम्बापे ने दिखा दिया कि उसका नया एरा फ्रांस की जर्सी में काफी ज्यादा डोमिनेटिंग होने वाला है। इंग्लैंड अपनी काफी सही परफॉर्मेंस दिखा रहा है और एक बार फिर से मोरक्को ने जो कतर में अपनी परफॉर्मेंस दिखाई थी उसी मोमेंटम को कंटिन्यू करते हुए किसी और को नहीं बल्कि ब्राजील नेशनल टीम को यहां पर हरा दिया। भाई लिटरली यार, तुम उस वाइब को, अगर उस स्टेडियम की वाइब को देखोगे ना, इस टीम के डिटर्मिनेशन की बात करो, इस टीम के कन्विक्शन की बात करो, वर्क रेट की बात करो, वो इतना ज्यादा कन्विंसिंग है ना, इतना ज्यादा अट्रैक्टिव है ना कि मैं एक बार को भूल जाता हूं कि हाँ इसने रोनाल्डो को बाहर किया था सेमीफाइनल से। I just started at like you know, आप अपने if you love football आप अपने आप ही कहीं ना कहीं इस टीम को यहाँ पर लाइक करने लग जाओगे और यहाँ पर 2-1 की स्कोर लाइन से हरा दिया है। जस्ट इस इंटरनेशनल ब्रेक की बात करें तो और भी इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पर कोपा देल रे का लेग है, क्लासिको है, उसके बाद यहाँ पर डॉर्टमुंड वर्सेस बायर्न है। लाइक अगेन भाई काफी तगड़ी तगड़ी चीजें हैं। तो लाइक एज अ फुटबॉल व्यूअर एंटरटेनमेंट की कोई भी कमी यहां पर नहीं है। वैसे कर स्पेन ने भी हरा दिया और लुकाकू की परफॉर्मेंस की बात करें वो भी थी। इसी के साथ में फर्नांडो सैंटोस की अगर हम बात करें जो पोलैंड के नए मैनेजर हैं, वो हार गए हैं अपने डेब्यू गेम में। तो डेफिनेटली उसके साथ साथ तुमको पता है कि जब जब पोलैंड हारता है ना तब तक लेवेंडोव्स्की को लेके सवाल खड़े होते हैं। और जो पोलिश रिपोर्ट्स है अगर हम बात करें तो वो लेवेंडोव्स्की को पर्टिकुलरली काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रही है। लाइक अब देखना पड़ेगा कि क्या होगा। लेकिन खैर इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पर ऑन गोइंग जो कंट्रोवर्सी चल रही है, फिर ऑन गोइंग जो सबसे ताज़ा खबर है इस समय क्लब फुटबॉल की, यानी कि बायर्न म्यूनिख को लेके। तो भाई जैसे कल के हमने एपिसोड में डिस्कस किया था कि आज टुकल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी होगी और वो इवेंचुअली हो गई है। सबसे पहले बायर्न के जो सीईओ की बात करें, डायरेक्टर की बात करें, ओलिवियर कान की, उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई देखो नागल्समैन के साथ हम कंटिन्यू कर सकते थे, नागल्समैन एक टॉप कोच है, ब्ला ब्ला ब्ला, और हमको बहुत दुख है, हमको दिल पे पत्थर रख के हमको उसको टाटा बाय बाय कहना पड़ा। लेकिन नाउ जुलियन नागल्समैन पास्ट है, प्रेजेंट और फ्यूचर हमारा थॉमस टुकल के साथ है। इसी के साथ थॉमस टुकल की एंट्री होती है और टुकल भाई का मेरे को बहुत सही लगा। ही वॉज वेरी डायरेक्ट। उसने कहा कि देखो मेरे पे प्रेशर है, लेकिन बायर्न म्यूनिख का डीएनए यहां पर दो तरीके पे चलता है, एक किस तरीके से वो खेलेगी और दूसरा कि वो क्या जीतेगी। और ऐसे में सांस लेने का टाइम है लेकिन यहाँ पे आराम करने का टाइम नहीं है, आराम हराम है। चाचा नेहरू की बात को याद करते हुए उन्होंने कहा कि देखो सीधी सीधी बात है, चैंपियन लीग में जाना है। यहाँ पर अगर हम डीएफबी पोकल की बात करें, जर्मन कप की बात करें तो वहां पर हमको भिड़ना है। उसके बाद हमको यहाँ पर डॉर्टमुंड से हमारा मैच है, तो सांस लेने का टाइम है लेकिन स्टिल आराम करने का टाइम नहीं है। तो स्ट्रेट अवे यहाँ पर टुकल ने कहा कि भैया जीतना पड़ेगा। और अगेन मेरा सवाल भैया से वही है, व्हाट इफ टुकल लूजेस टू डॉर्टमुंड एंड व्हाट इफ अगर बायर्न यहां पर चैंपियन लीग नहीं जीत पाती है तो हु विल दे ब्लेम। खैर वैसे मैंने कल भी बताया था, आज मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं कि एक जो यंगर प्रोस्पेक्ट है वहां पर भी कहीं ना कहीं नागल्समैन को क्रिटिसाइज किया जा रहा था। लेकिन पता है ओवरऑल ये ऐसा बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि नागल्समैन ड्रेसिंग रूम खो चुका था, क्योंकि अगर हम बात करें गोरेट्सका की, अगर हम बात करें यहाँ पर किमिच की, अगर हम और 2-3 प्लेयर्स की बात करें तो वो यहाँ पर पर्टिकुलरली नागल्समैन से काफी ज्यादा खुश थे और उनको यहाँ पर लिटरली काफी ज्यादा झटका लगा है कि अब वो यहां पर मैनेजर नहीं है। खैर इसी के साथ एक छोटा सा डेवलपमेंट ये हुआ है कि जब जाओ कैंसेलो की फाइल को वापस से बंद करके सिटी भेज दिया जा रहा था, अब बायर्न ने टुकल के अंडर एक बार फिर से इस फाइल पे स्टॉल कर दिया है। मतलब जो डिसीजन ना था वो, मैं नहीं कह रहा कि हाँ हो गया है, लेकिन अब डिसीजन को स्टॉल किया गया है। ये देखना पड़ेगा कि टुकल जाओ कैंसेलो जैसे प्लेयर के साथ क्या कर सकता है। मे बी जस्ट मे बी बायर्न म्यूनिख जाओ कैंसेलो को परमानेंटली खरीद सकती है। नहीं खरीदे यार, रियल मैड्रिड ले लेगी। खैर इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी व्यूज की, यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी को लेके। तो हाल ही में तुमको पता है कि भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पोर्चुगल के टीम के साथ एक इंटरव्यू दिया था, तो वो काफी हेडलाइन बना रहा था। लेकिन वहीं जहां रोनाल्डो इंटरव्यू दे रहे हैं, उनकी बंदी यानी कि शेटिंग भी इंटरव्यू दे रही हैं। और उनका यहाँ पर क्योंकि नेटफ्लिक्स पे भाई आई थिंक कोई टीवी सीरीज आने वाली है, तो उसके चलते जब उन्होंने पहला अपना टीवी पे ऑन प्रेजेंट इंटरव्यू दिया तो उन्होंने ये चीज कहा कि देखो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रिगार्डिंग बहुत चीजें कही गई हैं, लेकिन मैं एक चीज कंफर्म कर देती हूं, ये ऐसा उसने कहा है कि एथलेटिको मैड्रिड क्रिस्टियानो रोनाल्डो के दिमाग में कभी नहीं थी। अब तुमको पता है कितना हल्ला काटा था, हमने अपने फुटबॉल डेली के एपिसोड में तमाम इस चीज पे एपिसोड पर डिस्कस किया था कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है।
एंड यहाँ पर जॉर्जिनो ने सिर्फ इतना कहा कि देखो क्रिस्टियानो रोनाल्डो एथलेटिको मैड्रिड कभी भी नहीं जाएगा, जस्ट फॉर द लव ऑफ रियल मैड्रिड। अच्छा सा लगता है, खुशी खुशी थी, वाह वाह वाह, नाइस नाइस नाइस। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर भाई अब तुमको पता है कि पोर्चुगल वर्सेस लिंचेस्टाइन ऐसे स्टाइन जैसा कुछ मैच था, आइंस्टाइन टाइप मैच था किसी टीम के अगेंस्ट। वहां पर तुमको पता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ब्रेस मारा, तो ऐसा मोस्ट प्रॉब्लम लग रहा है कि लग्जमबर्ग के अगेंस्ट भी उनको यहाँ पर फील्ड किया जाएगा। देयर इज नो रीजन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अगर हम मोटिवेशन की बात करें, मेंटल स्ट्रेंथ की बात करें, इसी के साथ अगर हम मार्टिनेज के भी अगर कुछ स्टेटमेंट्स को पकड़े तो वो इस समय तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मेन मैन लेके चलने वाला है, एटलीस्ट अगर हम बात करें जून जुलाई तक की, जब तक उसका वो 200 अपीयरेंस वाला जो रिकॉर्ड है ना वो नहीं टूटेगा। अब ऐसा नहीं है कि सारी चीजें उसके इर्द गिर्द घूम रही है, बट मार्टिनेज के अगर हम स्टेटमेंट्स को देखें तो उसको देख के लग रहा है कि हाँ वो भाई रोनाल्डो को आज भी खिलाएगा। लास्ट टाइम जब रोनाल्डो लग्जमबर्ग के अगेंस्ट खिला था तो हैट्रिक मारी थी, आई थिंक बात 2019-20 के आसपास की है। वो कॉलर वाली जर्सी हुआ करती थी जो कि अच्छी लगती थी पोर्चुगल की, अब तो चूतियों ने पता नहीं क्या वाटरमेलन सा बना दिया। लेकिन इसी के साथ फिर बात करते हैं अब थोड़ी सी लियोनेल मेसी की। तेबस यार, मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आता कि तेबस रोज क्यों मेसी के बारे में बात करता है। उसका तो चैनल भी नहीं है, उसको तो व्यूज के पैसे भी नहीं मिलते होंगे। बट खैर तेबस ने यहां पर एक चीज कही है कि देखो लियोनेल मेसी बारसा को तो छोड़ो, ओपी है उसने आके तो बारसा में तो आएगा ही नहीं, वो पीएसजी में भी नहीं जाएगा। अब देखो यहां पर तेबस ने ये चीज कही है जो कि हम बात ही करते हुए आ रहे हैं कि मेसी को 34 मिलियन की सैलरी है, उसमें बहुत रिड्यूस करना पड़ेगा अपनी सैलरी को। और यहां पर उन्होंने ये चीज कही है कि ये तो छोड़ ही दो कि बार्सिलोना उसको साइन कर पाएगी नहीं कर पाएगी, लेकिन ये भी कंफर्म करके रखो कि पीएसजी के जिस तरीके से फाइनेंशियल फ्लिप एफएफपी के जो रूल्स वो तोड़ रहे हैं, 700 मिलियन के आसपास की उनका सैलरी वेज कैप है, उसको घटाना पड़ेगा। और लगभग यहां पर मान के चलो कि पीएसजी अगले सीजन मेसी को रिन्यू नहीं कर सकती अंडर करंट सर्कमस्टांसेस, ये यहां पर तेबस ने कहा है। और तेबस ने यह भी कहा कि क्योंकि ऐसा हिसाब है कि पीएसजी बारसा से भी कम कमाती है, वो ये तो ऑब्वियस ही है, बट उन्होंने यहां पर बता दिया। खैर अगेन उन्होंने एक बार फिर से कह दिया भाई जो करना तुम करो, हम तो रूल नहीं बदलेंगे, अब तुम चाहे कुछ भी करो, व्हाटएवर इट इज, जो तुमको हिसाब लगता है तुम वो करो जो तुम्हारे मन में आए। लेकिन खैर पीएसजी से यहां पर एक बड़ी खबर यह आई है कि भाई कल पीएसजी के अल्ट्राज ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू एक नोटिस जारी कर दिया और उन्होंने यहां पर भाई तगड़ी चीजें कही हैं। अब तुमको हाल ही पता है कि पीएसजी के अल्ट्रास भाई काफी ज्यादा डिमांडिंग होते हैं और उनकी चलती भी है, और स्टेडियम में आते भी हैं, मुंह लटकाए बैठे भी रहते हैं, बू भी कर देते हैं, और यहाँ पर उनको तवज्जो भी दिया जाता है। ऐसे में उन्होंने अपने जो नोटिस था, खैर वो था पूरा फ्रेंच, लेकिन अगर उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन की बात करें तो इंटरेस्टिंग चीजें हैं। सबसे पहले तो भाई उन्होंने यहाँ पर शो कॉज नोटिस, खैर ये मैंने काफी लीगल टर्म बोल दिया, लेकिन उन्होंने यहाँ पर भाई नसीर अल खलाफी यानी कि जो पीएसजी के प्रेसिडेंट है उसको यहाँ पर फेस टू फेस मिलने के लिए बुलाया है और कहा है कि भाई तुम आओगे और तुम्हारे सामने हम एक्सपोज करेंगे चीजों को कि पीएसजी इस सीजन नहीं बल्कि पिछले तमाम सीजन्स में गलत कहां जा रही है। और से इंटरेस्टिंग वर्ड्स यूज करें ना, वो है कि फालतू के सुपरस्टार्स को खरीदना, लाइक दे एक्चुअली लेजिट यूज दैट वर्ड, कि यहां पर जो पब्लिसिटी साइनिंग्स हो रही है ना उसको बंद करना पड़ेगा, जो एडवर्टीजमेंट हो रहे हैं उसको कम करना पड़ेगा। पीएसजी एज अ स्पोर्टिंग क्लब उसका डायरेक्शन यहां पर सेट करना पड़ेगा और उसके लिए तुमको हमारे सामने आना पड़ेगा। अब ये देखना पड़ेगा कि पीएसजी लाइक प्रेसिडेंट यहां पर मानते हैं नहीं मानते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि पीएसजी के अल्ट्रास को तवज्जो किस हद तक दिया जाता है। अभी तक तो दे रहे हैं, लेकिन खैर इसी के साथ बात करते हैं थोड़ी सी हैरी मैग्वायर की। तो हाल ही में हैरी मैग्वायर, तुमको पता है इंग्लैंड देखो, इंग्लैंड में उसका खेलना पक्का है, उसका 100% पक्का है। तो उन्होंने यहां पर एक आके सबसे पहले एक चीज कही कि 2024 में अगर इंग्लैंड नहीं जीतता है यूरो 2024 तो वो एक फेलियर है। खैर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इंग्लैंड 2024 अगर नहीं जीतता है यूरो तो साउथगेट की जॉब पे तो तब भी खतरा नहीं है, क्योंकि साउथगेट को एक्चुअली में 2026 तक के रखा जा रहा है। और लग नहीं रहा मेरे को कि ऐसा कुछ इमीडिएट प्रेशर है भी। आई थिंक जितना इंग्लैंड पे प्रेशर है उससे कहीं ज्यादा प्रेशर डिडियर डिस्चैम्प्स पे है। इफ अगर जिडान अवेलेबल तब तक रहता है नहीं रहता है, ये भी अपने आप में काफी कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। खैर इसी के साथ यहाँ पे हैरी मैग्वायर ने यह भी कहा कि जब तक अगर मैं पीछे अपना दिमाग थोड़ा दौड़ाऊं तो 9-10 गेम जो मैंने मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए स्टार्ट करे हम एक भी गेम नहीं आ रहे हैं। काफी शानीकांड, लेकिन इसको मेरे को समझाना पड़ेगा। देखो हैरी मैग्वायर का फ्यूचर मैनचेस्टर यूनाइटेड में नहीं है अंडर, अब उसके दो प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो देखो हैरी मैग्वायर को आपने पिछले 3 साल से कैप्टन बना के अब आपने उसको इस चीज से यूज टू करवा दिया कि वो डाउनग्रेड होने के लिए तैयार नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, टेन हैग चाहे या ना चाहे। मैं टेन हैग की इस चीज में तारीफ करता हूं कि उसने उसको कैप्टन बनाते हुए उसको निपटा दिया,
सी द प्रॉब्लम ये थी, कैप्टन आर्मबैंड उससे छीन लेंगे तो उसको बाहर कैसे करेंगे, तो टेन हैग ने कहा कि ठीक है लेट मी डू इट, कैप्टन आर्मबैंड ले और अब निकल। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि हैरी मैग्वायर वुड बी सोल्ड, ये कंफर्म है इस समर, अगले समर आई डोंट नो, या तो वो सोल्ड होगा या फिर एक्चुअली में लिंडलॉफ जाएगा बाहर और वो लिंडलॉफ की जगह ले लेगा। वो हैरी मैग्वायर को डिसाइड करना है कि उसको लिंडलॉफ की जगह लेनी है, यानी कि स्कोर रोटेटिंग प्लेयर। क्योंकि जिस तरीके से मैं देख रहा हूं, रफे वरान की अगर हम बात करें और लीचा की बात करें, तो इससे आगे तो मैं मैग्वायर को देख ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। खैर इसी के साथ अब बात कर लेते थोड़ी सी एफसी बार्सिलोना की। तो भाई सबसे पहले तो यहां पर भाई डेनमार्क के साथ क्रिस्टेंसन इंजर्ड हो गए और लगभग 3 हफ्ते के लिए वो बाहर हो चुके हैं। खैर बार्सिलोना से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है कि डेनमार्क यहां पर क्यों फोर्सफुली उसको खिला रही थी, जबकि ऑलरेडी यहां पर रेड फ्लैग आ चुका था। अब यहां पर जावी के लिए प्रॉब्लम ये बढ़ जाती है, भाई एल क्लासिको आ रहा है। खैर 1 अप्रैल को उनका एल्चे के साथ मैच भी है, लेकिन 3 हफ्ते अगर पेड्री की बात करें वो भी मोस्ट प्रोबेबली शायद से मिस कर सकता है। उस्मान डेम्बेले का भी कंफर्म नहीं है। फ्रैंकी डियोंग को नेदरलैंड की टीम से बाहर कर दिया गया और उसके बाद अब यहां पर क्रिस्टेंसन की भी बात आ रही है, तो ओवरऑल यहां पर दिक्कत तो है। खैर मैं मेसी वाले पॉइंट पे एक बार फिर से आ जाता हूं। वहां पर अभी खबर ये चल रही है कि भाई अंसु फाटी को 35-40 मिलियन में निकाल देंगे और शायद से रफीनिया को भी ट्रांसफर मार्केट पर डालेंगे। आई डोंट ट्रस्ट ऑन रफीनिया बट आई डेफिनेटली ट्रस्ट ऑन अंसु फाटी वाली थिंग, तो उस पर अपन को नजर रखनी पड़ेगी। खैर इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पर एक बड़ी अपडेट की, तो भाई यहाँ पर जो पोर्चुगीज रिपोर्टर है पेड्रो अल्मीडा, उन्होंने यहाँ पर ये ब्रेकिंग तरीके से एक्सक्लूसिव कर दिया है कि बेनफिका के जो ग्रिमाल्डो लेफ्ट बैक है वो यहाँ पर फ्री ट्रांसफर पे ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा एडवांस नेगोशिएशन में है कि वो बार्सिलोना ज्वाइन करने वाले इस समर ट्रांसफर विंडो में ऑन अ फ्री एजेंट। खैर इसी के साथ अगर बात करें थोड़ी सी अब रियल मैड्रिड की, तो भाई रियल मैड्रिड में यहां पर एक बार फिर से अंदर से खबर ये आई है कि डैनी कार्वाहाल की जो प्लेस है उस पर कोई खतरा नहीं है जब तक कार्लो एंसेलोटी वहां पर है। एंसेलोटी डू ट्रस्ट हिम, और मेरे को लगता है कि अब तो क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि एंसेलो अब से लेके तब तक कोई समर ट्रांसफर विंडो नहीं है, कोई विंटर ट्रांसफर विंडो नहीं है, तो नाउ इट्स नाउ और नेवर वाली सिचुएशन है। कार्लो एंसेलोटी मानते हैं कि भाई अपने को डैनी कार्वाहाल काफी ज्यादा बैलेंस देता है। लेकिन इसी के साथ अगर यूलियन नागलसमैन की बात करें, तो 2020 में यूलियन नागलसमैन ने खुद एक ऑन रिकॉर्ड ये बात मानी थी कि रियल मैड्रिड और मेरे बीच में एक अच्छे खासे नेगोशिएशन और अच्छे खासे कॉन्टैक्ट थे, और आने वाले टाइम में मैंने उनको कहा भी था कि इन फ्यूचर अगर उनको मैनेजर की जरूरत हो तो रियल मैड्रिड में मैं आने के लिए कभी भी तैयार हूं। ऐसे में यहां पर यह भी था कि टूकल और रियल मैड्रिड बहुत क्लोज नेगोशिएशन थे। अगेन आपको पता है कि यार जब चीज हो जाती है तो रिपोर्ट आती रहती है, लेकिन अगर कुछ रिपोर्ट्स की बात करें तो इस हद तक यहां पर क्लोज आ चुकी थी रियल मैड्रिड टूकल को अपॉइंट करने में, होता है ना प्री कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन करने में, कि टूकल के प्रपोज्ड साइनिंग्स को भी यहां पर रियल मैड्रिड कंसीडर कर रही थी। बायर्न झक मार के ले गई। खैर अभी स्पर्स भी है लाइन में, लेकिन अभी यहां पर रियल मैड्रिड का प्रोपोजिशन सबसे ऊपर है और रियल मैड्रिड चाहती है कि वो जितना जल्दी हो सके उतना कार्लो एंसेलोटी को देखे कि भाई तेरे को रोकना है कि नहीं रोकना है। एंड आई थिंक अगेन यहाँ पर जो चैंपियन लीग के मैचेस है अब उनके स्टेक्स और भी ज्यादा हाई हो चुके हैं।